दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन आगामी एग्जाम को लेकर बेहतर तरीके से हो रही है। पिछली क्लास हमारी एब्सेंट थी, कुछ परेशानी थी, हालांकि अब भी बरकरार है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इस वजह से क्लास एब्सेंट थी बिजली को लेकर। एक्चुअली में देखिए, अब यहाँ पर आज की इस क्लास में 24 से लेकर 26 जुलाई 2025 से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा और आगामी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम तमाम जानकारी विस्तृत तौर पर देखने वाले हैं, हमेशा की तरह। तो अगर आप मूलतः बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन में लगे हैं तो ये सीरीज आपके लिए रामबाण है, इसे आप जरूर देखिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको भरपूर मदद मिलने वाली है। मतलब इस सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आप ध्यान रखिए कि पूरी निरंतरता के साथ फॉलो करना है और आपको ध्यान रखना है, पूरी सेशन को ध्यान पूर्वक देखना है, तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, दूसरे सोर्स पर आपको आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आज से एक नए तरीके से यहाँ पर मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ये हेडलाइन बताऊंगा, ताकि आप लोगों को मालूम चले कि किन किन खबरों को हम कवर करेंगे और यहाँ पर उनसे संबंधित हालांकि विस्तृत विश्लेषण भी देखेंगे। मतलब जो हमारा पैटर्न है, जिस प्रकार से हम चीजों को आपको पढ़ाते हैं, मिलते जुलते यानी कि रिलेटेड फैक्ट्स, अभी बिहार के एग्जाम में इस तरह के पैटर्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो तमाम बातों का हम ध्यान रखेंगे ताकि आपका कुछ भी पॉइंट यहां से मिस ना हो। देखिए, सबसे पहला कि बिहार ने लागू किया 1200 वोटर नियम, यानी कि जो मतदान केंद्र होता है, जो भीड़ भाड़ हो रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अभी निर्देश आए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इसका पालन करते हुए नया नियम लागू हुआ है। तो मतदान केंद्र की एक्चुअली संख्या बढ़ाई गई है ताकि अधिकतम जो वोटर हो किसी भी मतदान केंद्र पर वो 1200 हो, उससे अधिक ना हो। और उसके बाद यहाँ पर हम चर्चा करेंगे रोहतास में योगासन लीग 2025 आयोजित होगी अगस्त महीने में। यूएनएससी के नए 5 गैर अस्थायी सदस्य चुने गए और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भी आया। और पंजाब की नई योजना शक्ति श्री, जो अभी खबरों में शुरुआत हुई है। आईएमओ खासकर के गणित ओलंपियाड, जो भी खबरों में, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। डब्ल्यूटीसी फाइनल 2027-31 की जो मेजबानी मिली है, यानी कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये इंग्लैंड करेगा। एआईएम को नया निदेशक मिला है। WSIS चैंपियन अवार्ड मेरी पंचायत ऐप को मिला। 2035 तक भारत जो है अपना खुद का, या फिर बोल सकते हैं स्वतंत्र जो अंतरिक्ष स्टेशन होता है या फिर स्पेस स्टेशन, ये खास करके स्थापित करेगा। फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी खास करके भारत को मिली है अधिकार, और ये पहली बार है जब इसकी मेजबानी करेगा। और एक और न्यूज, जीआईएस पुरस्कार जीतने वाला पहला जिला भारत का कौन बना है। ये तमाम चीजों की हम चर्चा करेंगे और विस्तृत तौर पर करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं, जनवरी से जून तक का ये वीडियो 7.5 घंटे का है, अभी आया है। एक्चुअली इस वीडियो में जो डेली करंट अफेयर्स में हम चीजें पढ़ाते हैं, उसी का ये बिहार स्पेशल का एक संग्रह है, इसको जरूर देख लीजिएगा। पिछली बार 70वीं बीपीएससी एग्जाम में जो 11 प्रश्न बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के थे, उसमें से 10 प्रश्न हमारा पढ़ाया हुआ आया है। और उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर चीजें हमने आपको इसमें बतलाया है, ये तमाम चीजें बिहार के सारे एग्जाम में आपको भरपूर हेल्प करेगा। कुछ भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा ये प्रयास रहा है वो तमाम जो खबरें निकल कर आई है उन सभी का संग्रह इसमें हम करें और पूरा विस्तृत वर्णन के साथ इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराया गया है। ध्यान रखिए, एक बात मैं यहाँ पर बता दूं, अगर आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जनवरी 2024, पिछले साल जनवरी 2024 से अभी जो जून महीना संपन्न हुआ है, तो जून 2025 तक का ये पूरा बिहार स्पेशल का 2 पीडीएफ कॉम्बो के रूप में आपको एप्लीकेशन पे पीडीएफ और ई बुक्स वाले सेक्शन में मिलेगा, महज 99 रुपये में। एक प्रकार की मेहनत का ये चार्ज आपसे लिया जा रहा है। आप इस पीडीएफ को परचेज कीजिए, निश्चिंत हो जाइए। हर प्रश्न जो बिहार से संबंधित होगा वहीं से होगा, और जब एग्जाम आयोजित हो जाएगी हम पुनः से आपको प्रूफ देंगे। अगर 70वीं वाला प्रूफ नहीं देखें तो टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ हमने सेंड किया है और चैनल पे इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी वो चीजें हमने आपको दिखलाया है, आप इसको जरूर देखिए, सभी के लिए कंपलसरी है। चलिए, पिछला मतलब कल ही ये वीडियो हमने दिया है, पिछले दिन, और लगभग 10,000 से अधिक लोग इसको देख चुके हैं, तो आप भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब यहां पर हम आते हैं पहले प्रश्न पे, सेशन की शुरुआत करते हैं। ये पहला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य कौन बना है जहां प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की जो संख्या है ये 1200 से कम निर्धारित की गई या फिर कम कर दी गई है। 1200 या फिर उससे कम। कहने का सेंस यहां पर यह है कि 1200 से अधिक मतदाता नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, अभी इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि बिहार ने सबसे पहले इस पहल को खास करके लागू किया है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह निर्देश आया था
उसी का एक्चुअली में यहाँ पर खास करके ध्यान आपको रखना है कि मतलब पालन किया गया है बिहार की तरफ से। तो अधिकतम जो मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या होगी वो 1200 ही होंगे, मतलब 1200 या कम, उससे अधिक नहीं। और बिहार इस नीति को सबसे पहले सफलतापूर्वक लागू किया है। अब यहां पर एक चीज समझिए, जब इस नीति को लागू किया है तो स्वाभाविक बात है मतदान केंद्र की संख्या बढ़ेगी। मतदान केंद्र की संख्या बढ़ाई गई है 12,817, यानी कि 12,817 नए मतदान केंद्र बनाए गए और कुल संख्या अब हो चुकी है 77,895 से बढ़कर 90,752। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप यहां पर इसको ऐड करेंगे इसमें तो ये आपको इतना दिखेगा। ठीक है, ये चीज यहां पर आप ध्यान रखिए। अब चूंकि बिहार में जो चुनाव होने वाली है नवंबर महीने में एक्चुअली संभावित है विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई सारे प्रश्न, चाहे वो छोटे स्तर के हो बड़े स्तर के हो, कोई भी मतलब प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये छोटे स्तर के भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्रिपेयर रहिएगा। आपके 70वीं बीपीएससी एग्जाम में स्वाभाविक रूप से ये चीजें प्रश्न का रूप लेगी। हमने पिछले क्लास में भी थोड़ी चर्चा आपके बीच किया था। अब यहां पर कुछ और भी तथ्यों को हम देखते हैं उसी से रिलेटेड। देखिए, स्थापना बिहार विधानसभा की कब हुई थी, तो 1937 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ये इस तरह से एक बड़ा प्रश्न बना के आपसे पूछा जा सकता है। आसान में यहां पर आप लोग ध्यान रखते हैं, जानते भी हैं 243 सीटें हैं। अच्छा, वर्तमान जो कार्यकाल है विधानसभा का, आपको बता दूं ये 17वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है 2020 से लेकर 25 तक। और विधानसभा का जो नेता होते हैं कौन होते हैं, आपको हमने बतलाया है संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधानसभा का नेता कहलाते हैं। तो नीतीश कुमार हैं जदयू के, और विधानसभा अध्यक्ष इस समय यानी जो स्पीकर है 2025 में, ये भाजपा के नंदकिशोर यादव हैं। बेसिक से पॉइंट, लेकिन कई बार अगर कंफ्यूजन हो गया तो नेगेटिव मार्किंग का अगर प्रावधान है आपके एग्जाम में, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो समझिए कि कितना अफसोस होगा आपको, एक पॉइंट आपका छूट गया। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जब पहली बार इस अधिनियम के तहत यहां पर यह अस्तित्व में आया, बिहार विधानसभा का गठन हुआ, पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। ये चीजें, हालांकि उसमें मुख्यमंत्री का पद नहीं होता था, प्रीमियर उसे कहा जाता था, तो वो चीजें हमने कल डिस्कस किया था, आपको तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि अस्मिता योगासन सिटी लीग 2025-26 की मेजबानी किस जिले को सौंपी गई है, जहां यह प्रतियोगिता 3 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा। अब ये जब प्रतियोगिता आयोजित होगी हम आपको जानकारी अवश्य देंगे इसमें विस्तार से, लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखिए राइट आंसर होगा रोहतास। ठीक है, रोहतास को ये मेजबानी मिली है। लेकिन ऐसे ही एक प्रतियोगिता आपको मालूम है राजगीर में आयोजित होने वाली थी, महिला कबड्डी विश्व कप, हमने डिस्कस किया है। और ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। फिलहाल यहां पर जो ये संरचना आप देख रहे हैं ये क्या है, कहां पर है, इसके बारे में अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाता है, मान लीजिए सपोज कीजिए एक नया पैटर्न एग्जाम में आता है, इमेज रहेगा, उसके बगल में वो दर्शाया रहेगा कि ये चीजें क्या है, ऐसे आइडेंटिफाई कीजिए, बताइए कि ये क्या है। तो इस तरह के चीजें यहां पर मतलब उसी दृष्टिकोण से हम आपको पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये आपके जिले में है। अगर आपके जिले में तो ये भी जरूर लिखिएगा। फिलहाल जो कंफ्यूजिंग पॉइंट की हम बात कर रहे थे, महिला विश्व कप जो कबड्डी प्रतियोगिता की, यहां पर ध्यान दीजिए दो संस्था है, एक इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन और एक वर्ल्ड कबड्डी, ये दोनों के द्वारा कबड्डी विश्व कप का आयोजन होता है, कबड्डी वर्ल्ड कप का। और यहां पर ध्यान देना है कि वर्ल्ड कबड्डी का 2 संस्करण आयोजित हो चुका है, पहला हुआ मलेशिया में, दूसरा हुआ है कहां पर, तो मिडलैंड्स जो इंग्लैंड में एक जगह है यहां पर। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि खिताब भारत ने जीता है। एक जानकारी और, अभी चूंकि ये जो पहला संस्करण है इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन का, आप लोग जानते हैं 2012 में जो पहला संस्करण था पटना में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ था, यहां पर भी भारत की महिला टीम विजेता बनी थी। अब ध्यान से सुनिएगा, इतना तो आपको चीजें याद रखना है। अब कंफ्यूजन कहां पर होगा, अभी दूसरा संस्करण 1 से लेकर 10 जून 2025 तक ये राजगीर में आयोजित होना था। अब यहां पर ये चीजें हम आपको इसलिए भी बतला रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे मटेरियल का बना बनाया जो बिहार स्पेशल न्यूज होता है, जो खबर होते हैं, वो ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। एक एक करके सभी न्यूज पेपर को पढ़िए, पोर्टल आदि पे विजिट कीजिए, मतलब उसके बाद ये तैयार होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो यहां पर जब ये न्यूज हमने पढ़ाया था
ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर इसको इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे नोट्स को कॉपी करके चीजों को आपके बीच रखते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, जो जेन्युइन रूप से हमारे से पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये मालूम होती होगी, प्रश्न को देखते होंगे उसका विकल्प तक एकदम हूबहू छाप दे रहा है वो लोग, मतलब इस तरह की चीजें। तो जब उन्होंने ये आपको पढ़ाया होगा, अभी भी जो हमारे पुराने पीडीएफ हैं, जब इसकी घोषणा हुई थी एक्चुअली इसको लेकर समझौता तक भी हो गया था। अब जो लोग पढ़ाएंगे, अभी चूंकि बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, अभी देखिएगा बड़े बड़े कोचिंग संस्थान का महा मैराथन आएगा, तो ये चीजें आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वो कंटेंट को अपडेट नहीं करते, वो कंटेंट को फिल्टर नहीं करते हैं। बस जो पीडीएफ में है हूबहू उनका कंटेंट राइटर का टीम होता है, मतलब टाइपिस्ट होता है एक प्रकार से बोले, वो उसको टाइप कर देता है, स्कैन कर देता है और आपको पढ़ाता है। तो ये चीजें आपको अपडेट करके नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर इसलिए हम आपको बतला रहे हैं, ये प्रतियोगिता जो बिहार में होनी थी, कुछ इसमें इशू आई है। ठीक है, तो इशू के वजह से ही, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके वजह से बिहार को मेजबानी का अधिकार अब नहीं, मतलब नहीं है बिहार को मेजबानी का अधिकार। अब ये किसे है, तो हैदराबाद को। तो हैदराबाद के गांचीबौली स्थित गांधी मोहन चंद्र बालयोगी इंडोर स्टेडियम में 3 से 10 अगस्त 2025 तक ये आयोजित होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई होप ये यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, अच्छा, कई सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, यहाँ से जो कंटेंट को कॉपी करने की मैंने बात कही, इसका प्रूफ पिछले भी बार हमने दिया था। बड़े बड़े कोचिंग हैं, कुछ तो दिल्ली के भी हैं, सारा प्रूफ हमारे पास उपलब्ध है। आप लोग बताते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ वहां पर देखे। देखिए, करंट अफेयर्स तो सबका, दरअसल अगर हम कोई भी खबर की बात करें, जैसे कबड्डी विश्व कप की ही बात करें, ठीक है, सपोज कीजिए कबड्डी विश्व कप की हमने चर्चा किया, कौन जीता, कहां पर आयोजित हुआ, ये तो सबका वही रहेगा। मतलब इसमें लिखावट जो शैली है वो सबकी अलग हो सकती है, कभी भी वो मेल नहीं कर सकता है, मतलब मैच नहीं करेगा दोनों का। लिखावट शैली हो गया, क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा गया है, उसका विकल्प किस प्रकार से है, एक्सप्लेनेशन कैसा है, वो सारी चीजें सबकी अलग होगी। ठीक है, खबर तो एक ही है, मैटर वही है, लेकिन ये चीजें अलग होगी। तो उस लिहाज से ये पकड़ा चले जाता है कि यहाँ पर ये हमारे द्वारा ही तैयार किया गया है। ठीक है, इन सारे बातों को ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, यहां से पढ़िए, तैयारी बेहतर होगी। चलिए, अगला तीसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हाल ही में कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। गैर अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 5 साल के लिए। कॉमन सा प्रश्न है और यहां पर विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये तो कोई भी बता देंगे, लेकिन यहां पर सवाल ये है कि 5 गैर अस्थायी सदस्य कौन चुने गए हैं, ये एक बड़ा प्रश्न बन जाएगा। यहां पर देखिए जो देशों का चुनाव हुआ है खास करके अस्थायी सदस्य के रूप में, तो बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया है। और इसमें ध्यान आपको रखना है कि 1 जनवरी 2026 से ये नया कार्यकाल इन देशों का शुरू होगा। और ये देश जो जगह लेंगे, ये स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया, गुयाना, अल्जीरिया और सियरा लियोन का स्थान लेंगे, जिनका जो कार्यकाल है ये 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा और ये 1 जनवरी 2026 से अस्तित्व में आएगा। मतलब अस्तित्व में नहीं, एक्चुअली में ये मतलब इनका स्थान लेंगे 1 जनवरी 2026 को, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य की बात करें, आपको यहां पर एक पॉइंट हमने आपके बीच रखा है। जो गैर अस्थायी सदस्य हैं 2 साल के लिए चुने जाते हैं और हाल ही में ये सदस्य 26 और 27 के लिए चुने गए हैं। मतलब 26 और 27 के लिए नहीं, बल्कि 26 से 27 के लिए 31 दिसंबर 2026 तक के लिए चुने गए हैं। 26 से 27 तक का जो कार्यकाल, मतलब जो खास करके अवधि होगा, इस अवधि के लिए। और यहां पर जो हम संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात कर रहे हैं, उसके अंदर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं, उन सभी में जो सबसे बड़ा अंग है यह संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र के सपूज के जो 6 बेटे हैं, 6 प्रमुख अंग होते हैं इसके, और इसमें आपको ध्यान रखना है ये सबसे बड़ा है संयुक्त राष्ट्र महासभा। कुछ और विशेष बातों में यहां पर हम आपके बीच चर्चा करें, देखिए ध्यान से आपको देखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर अभी एक न्यूज खबर में आई है, मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो 6 प्रमुख अंग है, यहां पर ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ, जो दरअसल 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसी के साथ ये अस्तित्व में आए थे। और इसमें जो 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, ये तो कौन कौन है, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड किंगडम, ये सभी आप लोग जानते हैं। दरअसल इन देशों को P5 नेशन भी कहा जाता है। और भारत, ध्यान रखिएगा, भारत जो है 8 बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अब ध्यान दीजिए, अभी हाल ही में यहां पर दरअसल जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, इनका नाम है एनालेना बेरबॉक, जो कि 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए हैं। ध्यान आपको रखना, जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री है एनालेना बेरबॉक। अब इन सब बातों के अतिरिक्त एक जानकारी यहां पर आपके बीच यह भी है, संयुक्त राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 18 जुलाई 2025 को
यहां पर आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार का जो वितरण हुआ, जो अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं नेल्सन मंडेला को, अब यहां पर इन्हीं के सम्मान में जो पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। दरअसल यहां पर ध्यान दीजिए, अभी जो सम्मान मिला है इन दोनों को, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेडे, इन दोनों को आप यहां पर तस्वीर में देख सकते हैं, केनेडी ओडेडे और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, जो कि क्रमशः यूएसए और केन्या के हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। और पुरस्कार क्यों दिया जाता है वो चीजें आपके बीच हमने रखा है, हालांकि ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, कई सारे पुरस्कार जो वितरित होते हैं आपके एग्जाम में प्रश्न का रूप ले सकते हैं। अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है कि जगदीप धनखड़ भारत के डैश उपराष्ट्रपति थे, यानी कौन से उपराष्ट्रपति थे जो हाल ही में 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिए हैं। देखिए 14वें उपराष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति थे 14वें नंबर के। विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। इन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, भली भांति परिचित है। यहां पर वह चीजें हमने लिखा कि अगस्त 2022 में वे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने थे और अभी हाल ही में 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया है, और ये अभी खास करके खबरों में है। अब यहां पर कुछ चीजें हम विस्तार में आपको बतलाएंगे। ये सारे पॉइंट आप वन लाइनर करंट अफेयर्स या और कहीं भी इस तरह के पढ़ते होंगे। 14वें उपराष्ट्रपति थे जो अभी इस्तीफा दे दिए हैं। अब यहां पर इसको थोड़ा डीप में लेकर जाते हैं, जहां से एग्जाम में, बड़े एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा है। ये अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा, और यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, यानी कि इसमें इसका प्रावधान किया गया है। और अगर हम बात करें, ये वैसे चौथे उपराष्ट्रपति बन गए जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दिया है। मतलब उनकी कार्यकाल चल रही थी, वो सेवा दे रहे थे, और कार्यकाल के दौरान ही आकस्मिक रूप से ये, ऐसे में अगर हम देखें तो इस्तीफा देने वाले चौथे उपराष्ट्रपति बने हैं। हालांकि कई और भी इसके पहलू हो सकते हैं, कोई चुनाव जीत गए या फिर कुछ और भी कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बतौर कार्यकाल में रहते हुए इस्तीफा देने वाले ये चौथे उपराष्ट्रपति हैं। पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में, वीवी गिरी 20 जुलाई 1969 और भैरव सिंह शेखावत 21 जुलाई 2007 को। तो ये चौथे बने हैं, ये ध्यान रखिए। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67A ये उपराष्ट्रपति के पद को त्यागने और 67B हटाए जाने, यानी कि उनकी रिमूवल की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख करता है। अब इतने में ही हम संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम को लेकर आप हमसे जुड़े हैं। आइए इसको थोड़ा और डीप में हम लेकर जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितने से कितने अनुच्छेद तक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया या फिर उससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक आप यहां पर विशेष रूप से इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। इसे हम यहां पर उतना डिटेल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बस यहां पर आपके बीच हमने रखा है इस उद्देश्य से कि ये आपको ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद को लेकर, जैसे एक दो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, जैसे अनुच्छेद 63 जो है ये भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान करता है। बताइए ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63, और वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 65 की बात करें तो राष्ट्रपति के पद रिक्त होने या फिर अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उसी प्रकार से 66, 67, 68, 69, 70 और 71 आपको ध्यान रखना है। अभी जो हम बात कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे? 67A और B के बारे में। देखिए यहाँ पर 67A में, 67 में जो एक्चुअली चर्चा हुई है, जो कार्यकाल 5 वर्ष का है, राष्ट्रपति को खास करके जो त्याग पत्र राष्ट्रपति को उन्हें देने के प्रावधान किया गया है या फिर उनके हटाने का जो प्रावधान है, ये खास करके ये सारी चीजें इसमें दर्शाई गई है। 67A और B में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर मूलतः हम 67 के बारे में ही हमने लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। इसका पीडीएफ फाइल आप लोग एप्लीकेशन से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन पे प्रत्येक दिन डेली करंट अफेयर्स का 2 पीडीएफ आपको मिलता है। एक तो ये बोर्ड पीडीएफ होता है जो एक्चुअली आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हूबहू आपको मिल जाता है, और उसके बाद एक जो खास करके A4 साइज में होता है, जो प्रॉपर बुक वाली फील आपको आएगा, वो आपको मिलता है प्रत्येक दिन, और इसका ऑनलाइन टेस्ट भी उपलब्ध होता है। तो एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पर ये चीजें आपको मिल जाएगा और बेहतर तरीके से चीजों को तैयार कर पाएंगे। बीपीएससी वाला जो ये कोर्स
कोर्स है, इसके माध्यम से भी आप ले सकते हैं। हालांकि करंट अफेयर्स का एक स्पेशल कोर्स है, उसको भी अगर आप परचेज करेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। अब बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में जितने भी लोग लगे हैं, जो टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है एप्लीकेशन पे, आपको प्रॉपर वे में टेस्ट सीरीज में भाग लेना है। अभी आज की इस वीडियो में एक ऑफर है आप सभी के लिए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक ऑफर आई थी, BM50 मैंने कूपन कोड आप सभी को दिया था, जो कि सभी कोर्स टेस्ट सीरीज आदि पर 50% का आपको डिस्काउंट दे रहा था। बहुत सारे लोग ये मिस कर गए, क्योंकि ये जो ऑफर था केवल 300 लोगों के लिए ही उपलब्ध था। बहुत सारे लोग इसे मिस किए, और इस ऑफर की जो डेडलाइन है, मतलब 2 दिन तो लेट हो गया, ये क्लास की वजह से लेट हुआ, और इसकी घोषणा हम आपके बीच नहीं कर पाए। तो ध्यान रखिए, अब ये ऑफर को पुनः से शुरू किया जा रहा है। ये कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा। जो लोग अभी तक इसको ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उन सभी लोगों के लिए BM50 ये कूपन कोड अगर आप अप्लाई करेंगे किसी भी कोर्स में, ये आपको 50% का डिस्काउंट देगा। चाहे वो कोई कोर्स है, चाहे वो कोई भी टेस्ट सीरीज है, कोई भी PDF है, ये सभी में आपको यहां पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इस वाले कोर्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ऑफर है, ये अब तक की एक प्रकार से आप बोल सकते हैं सबसे बड़ी छूट है। इन सभी को आप जरूर प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, अब यहां पर हम आते हैं अगले 5वें नंबर प्रश्न पे। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए या फिर उस उद्देश्य के साथ शक्ति श्री पहल जो है, ये किस राज्य सरकार द्वारा भी हाल ही में किया गया है? तो यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर C, यानी कि उड़ीसा सरकार द्वारा अभी हाल ही में इसकी शुरुआत किया गया है। ध्यान दीजिए, 22 जुलाई 2025 को यह शक्ति श्री नामक एक पहल या फिर एक योजना शुरू की गई है। ध्यान रखिए, नाम क्या है? तो शक्ति श्री किस राज्य ने? उड़ीसा द्वारा। और लक्ष्य यानी कि टारगेट क्या है? तो कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो खास करके पढ़ने वाले छात्राएं हैं उनके लिए। किस उद्देश्य से? तो छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें मानसिक, सामाजिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये अभी हाल ही में शुरू की गई है। मूलतः बात यहां पर यह है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा पहल है। और प्रमुख पहल में मतलब इसके तहत क्या क्या चीजें संचालित होगी, इसको सुचारू रूप से चलाने को लेकर तो महिला हेल्पलाइन शुरू किया गया है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण इसके तहत दिया जाएगा, और काउंसलिंग, साथ साथ शिकायत निवारण प्रणाली का भी मतलब खास करके फोन कॉल के जरिए शिकायत आदि मतलब दर्ज किया जाएगा। ये तमाम चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और ये खास करके संबंधित विभाग की बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग प्लस महिला और बाल विकास विभाग द्वारा ये संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। तो मूलतः बात यहाँ पर यह है, ध्यान रखिएगा किस राज्य सरकार की ये योजना है और किस उद्देश्य से शुरू हुई है, इतना आप ध्यान रखेंगे तो काम यहां पर चल जाएगा। और किस तिथि को? अब यहां पर जो आप दरअसल ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये उड़ीसा गवर्नमेंट का ये लोगो है, जो खास करके उड़ीसा सरकार है। इसी संदर्भ में बिहार गवर्नमेंट भी आपको ध्यान रखना है। और ये चीजें हम जोर देकर आपको इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि पिछली बार जो NTPC का एग्जाम आयोजित हुआ था, वहां पर RBI के लोगों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। वो चीजें इंटरव्यू में भी कई बार आप देखे होंगे, इंटरव्यू वाला अगर वीडियो आप देखते होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा। वहां पर पूछा जाता है कि लोगों में मतलब जैसे उत्तर प्रदेश का लोगो है सपोज या फिर बिहार का लोगो है, ये लोगों में क्या क्या चीजें दर्शाई गई है, किस तात्पर्य से मतलब दर्शाई गई है, मतलब उससे क्या परिभाषित होता है। तो ये चीजें विशेष रूप से अब पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने यहां पर एक्चुअली 7वां स्थान प्राप्त किया है। 7th पोजीशन पे अपना भारत रहा, और ये एक बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर यह प्रतियोगिता 11 से 22 जुलाई 2025 तक। प्रतियोगिता कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड। कौन सा संस्करण? तो 66वां संस्करण। और ये कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। कहां पर? तो सनशाइन कोस्ट में। और भारत ने यहां पर कुल मिला के 6 पदक अपने नाम किया, जिसमें 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। तो 110 देशों में भारत को स्थान मिला है 7वां। 6 पदक भारत ने अपने नाम किया, जिसमें 2 खास करके गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। तो 6 पदकों के साथ 7वां स्थान अपना भारत ने कायम किया। और स्कोर में अगर हम देखें तो कुल 252 स्कोर में से भारत ने 193 स्कोर किया या फिर 193 अंक अर्जित किया। और ये अब तक का भारत का सर्वोच्च स्कोर साबित हुआ गणित ओलंपियाड में। दरअसल 1998 के बाद यह दूसरी बार है जब भारत ने गणित ओलंपियाड में 3 गोल्ड मेडल यहां पर जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय पदक विजेताओं में इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर स्वर्ण पदक की हम बात कर रहे हैं तो आपसे ये प्रश्न अराइज होगा कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कनव तलवार ने कौन सा पदक जीता।
तो स्वर्ण पदक। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि नाम के साथ प्रतियोगिता के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पदक अपने नाम किया, मतलब उस खिलाड़ी ने। विशेष रूप से इसको पढ़ना है, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर रजत पदक और कांस्य पदक भी दर्शाया गया है। अच्छा, चीन इस वर्ष भी इस मतलब प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहा, जबकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि अपना भारत यहाँ पर ऊपर आया, 7वें स्थान पर अभी इस समय है, मतलब इस प्रतियोगिता में 66वें नंबर के प्रतियोगिता में। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने हाल ही में घोषणा की कि अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स जो है 27, 29 और 31 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो मेजबानी का अधिकार 27 से लेकर 31 तक मिली है वो इंग्लैंड को मिली है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। हालांकि WTC को लेकर कई जानकारी हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, उतना यहाँ पर इसको हम डीप में लेकर नहीं जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो जानकारी आपको हमने दिया है एक प्रश्न के रूप में, बस इसको ध्यान रखिए। चलिए अब यहां पर हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, उससे पहले ये WTC का जो खास करके जो गदा आप देख रहे हैं, ठीक है, आप याद रखिए हनुमान जी का गदा एक प्रकार से। तो ये जो है ये WTC का ये ट्रॉफी है जो दिया जाता है विजेता टीम को, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। चलिए आते अगले प्रश्न पे। अटल इनोवेशन मिशन की अगर हम बात करें तो मिशन निदेशक अभी हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया, नया मतलब नियुक्ति हुआ है इसमें, तो राइट आंसर होगा दीपक बागला। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दीपक बागला को आप यहां पर तस्वीर में देख पाएंगे। अभी इनकी जो नियुक्ति हुई है, ध्यान रखिए इनसे पहले वो इन्वेस्ट इंडिया में MD और CEO के रूप में कार्यरत थे। दरअसल नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक इन्हें अभी नियुक्त किया गया है, इस वजह से ये खबरों में है। और 21 जुलाई 2025 को उन्होंने कार्यभार संभाला है और उनके नेतृत्व में जो खास करके नए चरण में प्रवेश करेगा ये अटल इनोवेशन मिशन, और कई प्रकार की चीजें यहाँ पर संचालित होगी जो यहाँ पर हमने लिखा भी है। लेकिन बात यहाँ पर चर्चा हो रही है अटल इनोवेशन मिशन की, यहाँ पर तो ये ध्यान रखना कि इनकी नियुक्ति हुई है। और मूलतः अगर अटल इनोवेशन मिशन अभी खबरों में है तो इस चीज को दोहराना बहुत ही आवश्यक है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और किसके द्वारा शुरू किया गया था। 2016 में ये अस्तित्व में आया था और आपको ध्यान रखना कि नीति आयोग द्वारा इसे मतलब शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार यानी कि इनोवेशन और उद्यमशीलता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना था। दरअसल नीति आयोग भी अस्तित्व में आया है 1 जनवरी 2015 को। ध्यान रखिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग योजना आयोग के स्थान में अस्तित्व में आया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, तो यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा ही इसकी स्थापना किया गया अटल इनोवेशन मिशन की 2016 में। किस उद्देश्य से कि यहाँ पर ध्यान रखिए देश में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ाने को लेकर ये स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर नीति आयोग की चर्चा हमने थोड़ा किया है तो इसको भी दोहरा लेते हैं कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर, और यहाँ पर इसके अतिरिक्त इसके अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जिस प्रकार से योजना आयोग में जो खास करके योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से इसमें भी है उसी स्वरूप में। और उपाध्यक्ष इस समय कौन है तो सुमन बेरी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अगर हम नीति आयोग की करें तो VBR सुब्रमण्यम साहब हैं। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। देखिए डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बतलाया ये मेरी पंचायत ऐप को दिया गया है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये ऐप का जो लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि WSIS का जो पूरा नाम होता है वो क्या है, तो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये इसका पूरा नाम है। और यहां पर ध्यान रखिए ये अवार्ड के अंतर्गत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में भारत की मेरी पंचायत ऐप को आपको ध्यान रखना है चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया, और यही एक्चुअली यहां पर प्रश्न है। अब इस ऐप की चूंकि चर्चा हो रही है तो इस ऐप को भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने विकसित किया है, और यह ऐप पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण नागरिकों को योजनाओं और बजट बैठकों साथ साथ विकास कार्यों की पारदर्शिता प्रदान करता है। मतलब क्या क्या चीजें हो रही है यहां से जानकारी एकत्रित किया जा सकता है। अब यहां पर हम इस पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये जो WSIS अवार्ड है हर साल ITU यानी कि इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन द्वारा आयोजित किया जाता है।
जो कि आईसीटी यानी कि आपको ध्यान रखना सूचना और संचार तकनीक के क्षेत्र में यानी कि आईसीटी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। जो विशेष कार्य होते हैं, जो विशेष पहल होते हैं, उत्कृष्ट पहल होते हैं, उसको ये सम्मानित करती है। तो यहां पर जो मिला है मेरी पंचायत ऐप को चैंपियन अवार्ड, ये दर्शाया हमने। और नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को WSIS चैंपियन प्रमाण पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, राजीव रंजन सिंह जो है एक्चुअली यहाँ पर बिहार के सांसद है। आपको मैंने बतलाया था कि मोदी गवर्नमेंट के तीसरे कार्यकाल में आपको ध्यान रखना है कि बिहार से 8 संसद को मंत्री बनाए गए, जिनमें 4 राज्य मंत्री हैं और 4 कैबिनेट मंत्री हैं। और ये तमाम बातें आपको बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और अभी रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में 17वीं बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है, आपको मालूम होगा। आपको मैंने प्रूफ जो दिया था इसकी चर्चा हमने किया था, और किस दिन ये आपको पढ़ाया था वो भी हमने आपको प्रूफ में बतलाया है, जहां से ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। और एक बात और, मोदी गवर्नमेंट के तीसरे कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर एक नई अपडेट अब निकल कर आ रही है। इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए भारत के दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। अब पहला कौन है ये हम आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। चलिए आते यहां पर हम अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न आपके बीच है कि इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? 2035 इसका राइट आंसर होगा। पहले भी एक बार हमने इसकी चर्चा आपके बीच किया है, तो ध्यान रखिए 2035 तक जो है भारत है, मतलब अपना देश, ये 2035 तक खुद का अपना स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। और इसरो की तरफ से बातें निकलकर अभी सामने आई है। एक चीज यहां पर ध्यान रखिए, कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, मैंने यहां पर उसका खंडन आपके बीच किया है ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। ध्यान रखिए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, आपने ये नाम जरूर सुना होगा। ये कई देशों का एक प्रकार से आप बोल सकते हैं साझेदार के रूप में, एक प्रकार से बोल सकते हैं ये संयुक्त प्रोजेक्ट है कई सारे देशों का। मूलतः इसमें देखें तो अमेरिका, रशिया, यूरोप, जापान, यूरोप के कई देश इसमें है, जापान, कनाडा सहित कई सारे देश जो है ये संयुक्त प्रोजेक्ट के मतलब हिस्सा है। मतलब ये जो खास करके अंतरिक्ष स्टेशन मतलब हम बात कर रहे हैं ISS की, यानी कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की, यह किसी एक का स्वतंत्र स्टेशन नहीं है। हालांकि भारत का ये मतलब इसमें हिस्सेदारी नहीं है, ये भी ध्यान आपको रखना है कि भारत इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल ये बातें ध्यान रखिए, ये अंतरिक्ष स्टेशन जो है ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है। लेकिन चीन का अंतरिक्ष स्टेशन आपने नाम सुना होगा, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। चाइना ने 2022 में पूरी तरह से ये तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन जो स्थापित किया है, ये आपको ध्यान रखना खुद का है, जो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से चीन के द्वारा संचालित होता है। सोचिए कितना रुपया लागत आया हो, कितनी मतलब खर्च हुई होगी। मतलब इसमें अगर हम देखें तो ये स्वतंत्र रूप से वो यहाँ पर अनुसंधान आदि का जो भी कार्य है, मतलब इससे संबंधित अंतरिक्ष को लेकर वो यहाँ पर करती है। और चाइना हमेशा से अपना कार्य अलग ही करती है। चाइना में ना यूट्यूब चलता है, ना गूगल क्रोम आदि कुछ भी नहीं है, उनका खुद का है। तो यहाँ पर ये सारी बातें ध्यान रखिए। एक प्रकार से जो चाइना की खास करके यहाँ पर जो बातें हम कर रहे हैं, तो कई सारे मामले में देश दुनिया से छिपा कर जो चीजें हो रही है, मतलब दुनिया में वो चीजें बहुत सारी चीजें आती भी नहीं है। तो यहां पर उसी का एक प्रकार से उदाहरण आप देख सकते हैं, इनका खुद का ये अंतरिक्ष स्टेशन है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा कि रशिया और अमेरिका के पास फिलहाल 2025 तक भी कोई भी स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन नहीं, मतलब राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कि हम इन दोनों बड़े देशों की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चीज समझना है कि अभी जो है ये केवल चीन के पास ही स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन है। लेकिन भारत की जो पहल है, ये यहाँ पर जो लक्ष्य है कि 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन भारत का होगा और होना भी चाहिए। तो ये चीजें ध्यान आपको रखना है। आते हैं अगले प्रश्न पे। फीडे विश्व कप 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए कथनों को हम पढ़ते हैं। फीडे विश्व कप 2025 की जो मेजबानी है ये भारत को सौंपी गई है। ये जो कथन आप यहां पर देख रहे हैं बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि यह पहली बार है जब भारत फीडे विश्व कप की मेजबानी करेगा। ये पहली बार भारत को इसकी मेजबानी का अधिकार मिला है, तो ये भी कथन यहाँ पर सत्य है। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा कथन है, यह टूर्नामेंट केवल महिला खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाएगा, तो ये वाला यहाँ पर असत्य है। तो दो कथन यहाँ पर सत्य है। हमें यहाँ पर पहले पढ़ना है कि दिए गए कूटों का उपयोग कर सही, हमें पूछा गया सही कथन कौन सा है, तो सही यहाँ पर केवल 1 और 2 है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर इसी विकल्प में से एक विकल्प ऐसा भी होता, मान लीजिए विकल्प नंबर ई या फिर विकल्प नंबर डी ही, एक विकल्प ऐसा होता कि केवल 1 और 2 विकल्प सही है, लेकिन तीसरा विकल्प जो है वो असत्य है। अगर ऐसा कोई विकल्प होता तो ये इसका आंसर नहीं होता।
ये फिर गलत हो जाता। ये आंशिक रूप से, वैसे स्थिति में ये आंशिक सत्य होता कि यहाँ पर 1 और 2 सही है, लेकिन बात तो यहाँ पर ये भी है ना कि तीसरा यहाँ पर असत्य है। अगर ये यहाँ पर होता और यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी चेंजेज होती कि निम्नलिखित में से उपयुक्त का चयन कीजिए, यहाँ पर सही और गलत आपसे नहीं पूछा जाता, तो वैसी स्थिति में वो इसका राइट आंसर हो जाता। आई होप इसको आप समझ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में ओपन सोर्स जीआईएस कोहोर्ट पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है। देखिए यहां पर ये जिला का नाम है भद्राद्री कोठागुडेम। कहां का है, तो तेलंगाना का। ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार से भी हाल ही में से सम्मानित किया गया। पुरस्कारों की बात हो रही है तो कई सारे पुरस्कार, अभी जैसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार की हम बात कर रहे थे, आपसे एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखता है। इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, पॉली उमरेगर पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण, होलबर्ग पुरस्कार, एबेल पुरस्कार, 34वें सरस्वती सम्मान, गोल्ड मर्करी अवार्ड, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अच्छा यहाँ पर पिछले बीपीएससी एग्जाम में पूछा भी गया है प्रश्न, और ये वाला तो खास करके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 में यहाँ पर ध्यान रखिए हार्ट लैम्प को ये मिला है जो बानो मुस्ताक, ये कन्नड़ की खास करके पहली रचना है। इनका जो खास करके अंग्रेजी में अनुवाद होता है दीपा भट्टी द्वारा। और संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार, और फिर उसके बाद चिंता रविंद्रन पुरस्कार जो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बोलता हूं ये चीजें हमने विस्तृत तौर पर चर्चा किया है, लेकिन ये समग्र रूप से आप यहां पर इसको देख रहे हैं। चलिए अब यहां पर आज का ये सेशन हम समाप्त करते हैं। आते यहां पर आज के इस प्रश्न पे, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। और यही वो पीडीएफ है जनवरी से जून तक का जो कि आपको परचेज करना है। लेकिन ध्यान रखिए इसको ना परचेज करते हुए जो जनवरी से यानी कि जनवरी 2024 से जून 2025 तक का पीडीएफ आपको दिखेगा उसको लीजिएगा, मतलब उसमें थोड़ा 1 साल का पिछला भी आपको मिल जाएगा, तो वो कहीं बेहतर होगा। और ये तमाम चीजें अगर आप चाहते हैं कोई कोर्स के माध्यम से लेना तो इस वाले कोर्स को ले लीजिएगा। करंट अफेयर्स का ये एक स्पेशल कोर्स है, इसमें तमाम चीजें प्रॉपर तरीके से तैयारी आपकी होगी। वीडियो क्लास मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, और सभी प्रश्नों का आपको यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी मिल रहा है। तो सुनियोजित तरीके को लेकर, मतलब अगर हम देखें किसी भी एग्जाम को लेकर तैयारी को, तो ये प्रॉपर ये आपके लिए एकदम मददगार साबित हो सकता है। और अभी तो ऑफर भी चल रही है, मैंने आपको क्या बताया था, एक कूपन कोड BM50, ध्यान रखिए ये कूपन कोड आपके लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। सभी कोर्स और टेस्ट सीरीज पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलेगा, चाहे वो ये कोर्स है या फिर बीपीएससी वाला ये कोर्स, कुछ भी अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। हजारों लोग टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो रहे हैं, आप भी ज्वाइन कीजिए। अच्छा इस कोर्स में करंट अफेयर्स का भी पैकेज आपको मिल जाएगा, अलग से इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये बीपीएससी वाला कोर्स ले लेते हैं ये वाला, तो करंट अफेयर्स ये वाला लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान रखिए इन सब बातों को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और जो जनवरी से जून तक का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो क्लास हमने दिया 7.5 घंटे का, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के पार्ट वाइज उसे जरूर देखिए। उसे देखने के बाद आपको कुछ भी, मतलब क्षणभंगुर की तरह आप लोग जो भटकते रहते हैं, कभी यहाँ देख लिए कभी वहां देख लिए, तो वो चीज करने की जरूरत नहीं आएगी। सुनियोजित तरीके से यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया गया है। और पुनः हम दोहरा दें, उसका टेस्ट पूरे 1.5 साल का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो टेस्ट है वो एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। टेस्ट के माध्यम से भाग लीजिए। कुछ भी ढूंढने में एप्लीकेशन में दिक्कत होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आपके पास है, इस पर संपर्क कीजिए। या फिर एप्लीकेशन पे चैट वाला भी फीचर है, आप वहां पर हमारी टीम से चैट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भी हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।